So in next article, we are talking about how India's population data and a tale of projection and predictions has been displayed. तो यहाँ पे दो रिपोर्ट की बात की जा रही है, दो डेटा दिया है. एक तो यूएन प्रोजेक्ट ने दिया है कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है इट विल बी 1.64 बिलियन बाय 2050, और एक दिया है IHME ने that India's population will be 1.61 billion by 2085. सो मेजर कंसर्न जो यहाँ पे बात की जा रही है फर्टिलिटी डिक्लाइन की, एंड कैसे वो डिफर करता है वेस्टर्न कंट्रीज से अगर कंपेयर करें तो, और जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनको कंपेयर करें तो इंडिया की यहाँ पे बात करें जो टोटल फर्टिलिटी रेट है 1950s में 6 चिल्ड्रन पर वुमेन था, एंड अभी की बात करें तो 2.2 हो गया वो. 18 ऐसी स्टेट्स हैं जहाँ पे जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 से नीचे है. सो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम काफी सारे हैं इंडिया में, बट क्या वो इस चीज को फैमिली प्लानिंग वाली पर्टिकुलर चीज को टारगेट कर पाए हैं, उसको क्या वो प्रेमिसी दे पाए हैं अपनी प्लानिंग कैपेसिटी के अंदर. सो यहाँ पे यही बात हो रही है कि जो फैमिली प्लानिंग वर्कर्स हैं, स्टेरिलाइजेशन, कॉन्डम डिस्ट्रीब्यूशन, इन चीजों पे ज्यादा फोकस किया गया. सो क्यों, क्या रीजन हम बोल सकते हैं कि जो लार्ज फैमिलीज का कॉन्सेप्ट है जो कि पहले देखा जाता था, वो अभी जो फैमिलीज आ रही है वो क्यों उसको अबैंडन कर रही है, क्यों लोग चूज करे कि या तो वो चाइल्ड बियर ही ना करे या फिर एक या दो से ज्यादा चाइल्ड ना करे. तो पहले के केस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि पहले के केसेस में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका काफी ज्यादा रोल था. तो जो फार्मर्स होते थे दे यूज टू सी मोर वर्कर्स, मोर चिल्ड्रन मेंट मोर वर्कर्स. बट अभी जो नए एस्पिरेशनल पेरेंट्स आ रहे हैं उनके लिए बहुत सारी चीजों को कंसिडर करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें पहले जो एग्रीकल्चर सेक्टर में वर्कर्स की तरह हाथ बटा पाते थे, अभी वो बेसिकली एजुकेशन, एनरोलमेंट की फीसेस, उनकी क्लासेस, स्कूल की फीसेस, वो इट इज द न्यू टिकट टू सक्सेस. तो उसके लिए क्या इकोनॉमिकली वो रेडी है भी कि नहीं है, वो भी फैक्टर उनको देखना पड़ता है. पहले कि आप जितना बच्चा करोगे उतना चांस है सर्वाइवल ज़्यादा है फैमिली में। फैमिली का सोशल लैडर में जाना, ऊपर जाना ज़्यादा पॉसिबल है। मोर वर्कर होगा तो आपको हेल्प मिलेगा इन एग्रीकल्चर फील्ड। अब तो ऐसा नहीं, अब तो धीरे धीरे कम है। रेजिंग द चिल्ड्रन इज़ वेरी कॉस्टली इन इंडिया। उसके बाद फिर अब हेल्थ हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ा है ओवर द ईयर्स हेल्थ सिक्योरिटी के कारण डेथ कम हुआ है, एमएमआर कम हुआ है, मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, विमेन का भी, प्रेग्नेंट विमेन का भी और चाइल्ड का भी। इसी कारण जो टीएफआर रेट है वो 6 से घट करके 2.2 हो गया, और 2 होता है रिप्लेसमेंट रेशियो। तो देखा गया कि 2 जगह पर है जो इम्पैक्ट करता है। एक होता है रीजन स्पेसिफिक डेवलपमेंटल एंड ऑल्सो एजुकेशन। और यहाँ पे कंपेयर किया जा रहा है अमेरिकन और फ्रेंच रीजन से, जिसमें इंडियन पेरेंट्स विल बी लेस कमिटेड, कुड बी लेस कमिटेड टू चाइल्ड बियरिंग आगे आने वाले टाइम. सो अप्रोचेस में डिफरेंस हम देख सकते हैं ड्यू टू डिफरेंट सर्कमस्टांसेस. यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द लीगल पोजीशन ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स इन इंडिया. तो इंडिया में अगर लॉ की बात करते हैं तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो डायरेक्टली एड्रेस करता है लिव इन पार्टनरशिप को इंडिया में. लिव इन पार्टनरशिप है क्या, वेल डिफाइंड नहीं है लिव इन पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट इंडिया के अंदर. बट इसमें बात वही होती है कि दो इंडिविजुअल्स हैं जो कि कंसेंट के साथ साथ में रह रहे होते हैं, जिसमें प्रिंसिपल आता है ऑफ कोहैबिटेशन, जिससे रिगार्डिंग आर्टिकल 19 आ जाता है, आर्टिकल 21 आ जाता है राइट टू लाइफ, एंड आर्टिकल 19 में सब क्लॉज 1 जिसमें बात करता है राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द इंडिया. सो कोई भी लॉ नहीं है जो डायरेक्टली एड्रेस करता है हमारे लिव इन रिलेशनशिप को इंडिया में. एंड सुप्रीम कोर्ट ने पहले जजमेंट यही दिया था कि कोई भी लिव इन जो रिलेशनशिप होती है दो एडल्ट्स की कंसेंट के साथ होती है, एंड कोई भी ऑफेंस काउंट नहीं होता है वो साथ में रहना. इमोरल कंसिडर किया जा सकता है बाय द सोसाइटी अलग अलग स्टेट्स में, अलग अलग रीजन्स में, बट इट इज नॉट एन ऑफेंस, इलीगल नहीं है. हम्म If
would like to add anything? इससे ये बात हो रहा है कि पहले क्या हुआ था कि गुजरात हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस दिया था विमेन को। सी वॉज डिमांडिंग कि उनको मेंटेनेंस मिलना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया कि लिव इन रिलेशनशिप लीगल है, अलाउड है। इसका मतलब नहीं कि इट कैन बी कंपेरेबल टू मैरिज। फिर मैरिज का जो दो पड़े थे ना, एक तो हो गया साइन करके कि आपका एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, डॉक्यूमेंटेड मैरिज हो गया, एक और रिचुअल बेस्ड मैरिज हो गया। दोनों इंपॉर्टेंट है प्रूफ के लिए। कि दोनों तो को फिर दोनों का वैल्यू क्या रहा फिर? होता है। तो इसलिए रिलेवेंट रिलेशनशिप को थोड़ा अलग पेडेस्टल पे रखा गया रादर देन मैरिज। लेकिन ऐसा कोई लॉ नहीं है इंडिया में, बस याद रखना। Then next is regarding seemal tree in राजस्थान। इसका इम्पोर्टेंट रोल आता है होलिका दहन में। उदयपुर की जो होली होती है वहां पे इसका इम्पोर्टेंट रोल देखा जा रहा है। एंड ये प्रोटेक्टेड है अंडर दी राजस्थान फॉरेस्ट एक्ट 1953 और जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है हमारी उसके अंदर। बट फिर भी इसको कट किया जा रहा है एंड इसका एक्सेसिव यूज किया जा रहा है, जिसकी वजह से कंसर्न यहाँ पे उठ रहा है। अगर इसके इम्पोर्टेंस की बात करते हैं तो मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो मॉनसून के टाइम में ये जो इस ट्री की जो रूट्स होती हैं उसको भी डायरेक्टली कंज्यूम करती हैं। अगर एनवायरनमेंट के लिए बात करें कि जो सीमल ट्री होता है क्यों इम्पोर्टेंट होता है, तो नाइट्रोजन फिक्सिंग कैपेसिटी इसकी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से आसपास वाले जो प्लांट्स हैं उनको भी इनरिच्ड सॉइल मिलता है। इसके अलावा इसके कलर्स की वजह से ये पॉलिनेटर्स को भी अट्रैक्ट करता है, जैसे बीज हो गए, बटरफ्लाईज हो गया। एंड इसका जो ग्रोथ का नेचर होता है काफी ज्यादा फास्ट होता है, तो जल्दी ग्रो होता है, जिसकी वजह से सॉइल इरोजन को कम्बैट करने में भी हमारी हेल्प कर सकता है। तो जो लोकल कम्युनिटीज हैं वो बेसिकली इसका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है फेस्टिवल्स के चलते। एंड अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ानी चाहिए हमको लोकल कम्युनिटीज में, ताकि इम्पोर्टेंस इस ट्री की समझ पाए। एंड फाइन्स जो हैं वो भी इम्पोज किए जाते हैं फ्रॉम 500 to 1500 पर ट्री। बट सिर्फ फाइन इम्पोज करने से हम अवेयरनेस क्रिएट नहीं कर सकते। तो सीमल कंजर्वेशन मिशन भी है जो कि स्पेसिफिकली इसके कंजर्वेशन को लेके काम कर रहा है। एंड सिल्क कॉटन ट्री भी इसको बोलते हैं हम। इसका साइंटिफिक नेम की बात करें तो बॉम्बैक्स सीबिया। इसके बाद आता है फाइनली अ रॉकी प्लैनेट विद एटमॉस्फेयर व्हिच वाज फाउंड 41 लाइट ईयर्स अवे। सो यहाँ पे ये प्लैनेट 41 लाइट ईयर्स अवे हमें मिला है, जिसका नाम है 55 कैंसरी ई प्लैनेट, जो कि सुपर अर्थ है। तो कौन सा प्लैनेट सुपर अर्थ होता है? बेसिकली सुपर अर्थ वो प्लैनेट होते हैं, ऐसा एक्सो प्लैनेट होता है जो कि अर्थ से छोटा होता है, बट जो गैशियस जाइंट्स होते हैं जैसे नेपट्यून या फिर जुपिटर, उनसे उनसे छोटा होता है, बट अर्थ से बड़ा होता है। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? एक्सोप्लैनेट ऐसा प्लैनेट होता है जो कि अर्थ के मतलब हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके बाहर है, बट किसी और पर्टिकुलर स्टार को वो ऑर्बिट कर रहा है। तो उसका साइज की अगर बात करें तो जुपिटर जितना बड़ा भी हो सकता है, या फिर अर्थ की तरह रॉकी और साइज में थोड़ा छोटा भी हो सकता है। जो अब हमें ये प्लैनेट मिला है 41 लाइट ईयर्स अवे, इसकी अगर बात करते हैं तो ये अर्थ से 8.8 टाइम्स ज्यादा मैसिव है। इसके अलावा अपनी रोटेशन, अपनी जो स्टार को अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है उसको ये 18 आवर्स में कवर करता है। इसके अलावा रॉकी प्लैनेट है और हमारे मिल्की वे से 41 ईयर्स के डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो एक्सोप्लैनेट, सुपर अर्थ एंड देन जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की अगर बात करते हैं तो ये नासा ने किसके साथ दिया ये? जेम्स वेब टेलीस्कोप इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी नासा ने किया था इसको, ईएसए के साथ। हाँ, और ईएसए। सीएसए यूरोपियन और कैनेडियन के साथ। हाई रेजोल्यूशन है और एक तरह से
हबल टेलीस्कोप जो था 1990 में इट वाज लॉन्च्ड, फर्स्ट स्पेस टेलीस्कोप है। इट वाज नॉट द फर्स्ट, वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट है। Ashik, your camera is on. Hmm. It is not the first, it is the largest telescope, स्पेस Large. टेलीस्कोप। हम्म Hmm. तो वो सकते हैं जो हबल टेलीस्कोप है, इट इज नेम्ड ऑफ एडविन हबल नासा ग्रेट ऑब्जर्वेटरी। और L2 पॉइंट पे है अभी ये। उस समय अभी जेम्स वेब, लाइक हबल टेलीस्कोप पहले, बाद में जेम्स वेब है। इट enables investigation in astronomy, cosmology, first star, exoplanet, etc. तो हबल वो Astrovision. जेम्स वेब है, जो जेम्स वेब है वो इंफ्रारेड रेडिएशन यूज करता है, और जो हबल है वो अल्ट्रा वायलेट या फिर जो विजिबल स्पेक्ट्रम है लाइट का उसको यूज करता है। तो जेम्स। 6.5 मीटर हम्म। मिरर है इनके पास, हम्म। इंफ्रारेड है, ट्रू। रेड शिफ्ट का ऑब्जर्व करने के लिए। रेड शिफ्ट और ब्लू शिफ्ट पढ़े थे, हम्म। दूर जाते हुए रेड शिफ्ट होता है, सामने आते थे ब्लू शिफ्ट। तो नहीं। Then last for today is an overview of the smart city mission. तो सबसे पहले स्मार्ट सिटी मिशन है क्या, एंड स्मार्ट सिटीज क्या डिफाइंड है इसके अंदर। तो स्मार्ट सिटी मिशन बेसिकली जो हमारी सिटीज हैं उनको स्मार्ट बनाने की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको कैसे हम इम्प्रूव कर पाए। कैसे कर पाएंगे? आईटी कनेक्टिविटी देके, अर्बन मोबिलिटी को बढ़ा के, अफोर्डेबल हाउसिंग देके, वेस्ट मैनेजमेंट करके, सैनिटेशन ढंग से करके, एंड ई गवर्नेंस का इंटीग्रेशन करके। तो स्मार्ट सिटीज की यहाँ पे बात की जा रही है कि कैसे डिफाइन किया गया है। न्यू सिलिकॉन वैलीज की तरह इनको डिफाइन किया गया है, जिसमें इंटीग्रेशन होगा एयरपोर्ट के नेटवर्क का, हाईवे के नेटवर्क का, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस को यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से इसको इंटेलेक्चुअल सिटी विद एडवांस्ड आईसीटी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन यहाँ पे देखा जाएगा। ऑलरेडी जो सिटीज है, अर्बन सिटीज के लिए ऑलरेडी एक मिशन इंडिया में चल रहा था, दैट वाज कॉल्ड जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूएबल मिशन। इसको आगे बढ़ाने की बात की गई स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? तो स्मार्ट सिटी मिशन में जो एस्पेक्ट की बात करते हैं उसमें 3 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट आते हैं। पहले तो सिटी का रीडेवलपमेंट करना, मतलब नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। फिर रेट्रोफिटिंग करना, मतलब ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसको ठीक करना, अप टू द मार्क करना। इसके अलावा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, मतलब सिटी का एक्सपेंशन करना और ग्रीन स्पेसेस को वहां पे बढ़ाना। इनको भी 3 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया, जिसमें वेस्ट मैनेजमेंट, ई गवर्नेंस, स्किल डेवलपमेंट, अर्बन मोबिलिटी, ये सब आ जाता है। अगर इसमें बात करें कि कितनी इन्वेस्टमेंट हमें पीपीपी मॉडल से मिली, तो 5% तक ही सिर्फ हमें जो कहते हैं फंडिंग है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मिली, जो कि काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो हमारे लिए इनफ नहीं है। यहाँ पे बात की जाती है कि इंडियन सिटीज को जो कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहिए बाय 2030, दैट इज $1.2 ट्रिलियन, बट जितना हमारे पास अवेलेबल है वो उससे काफी ज्यादा कम है। इसके अलावा जो फंडिंग दी जा रही है अलग अलग सिटीज को, ओवरऑल 100 सिटीज को दी जा रही है, तो डिफरेंट सिटीज को जो दी जा रही है फंडिंग, उसमें किस प्रायोरिटी बेसिस पे उसको किस सेक्टर में स्पेंड किया जा रहा है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अब वन वन फिट फॉर ऑल मॉडल हम यहाँ पे नहीं लगा सकते, क्योंकि डिफरेंट जो सिटीज हैं वहां पे जो अर्बनाइजेशन है वो डिफरेंट पेस पे हो रहा है, उनकी डिफरेंट डिमांड है एंड डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। तो इसीलिए जो पैसा स्पेंड किया जा रहा है, जैसे कि चंडीगढ़ का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जिसमें जो 196 करोड़ दिए गए थे, वो पूरे के पूरे स्पेंड कर दिए गए स्मार्ट वाटर मीटर लगाने में, वाईफाई जोन्स डेवलप करने में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स करने में, सिर्फ एक ही सेक्टर में, सिर्फ एक ही सेक्टर के एक ही पॉकेट में। तो ये दिखाता है कि जो फंड है हमारा, जो जिसको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो भी इक्विटेबल होना चाहिए एंड डिमांड्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सो अर्बन इंडिया की अगर बात करते हैं तो 49% जो हमारा पॉपुलेशन है वो अभी भी स्लम्स में रहता है।
और इस स्मार्ट सिटी मिशन में हम इंफ्रास्ट्रक्चर, मोबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट की तो बात कर रहे हैं, बट जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, अर्बन कॉमन है, उसकी कोई बात ही नहीं कर रहे हैं इन स्कीम में। तो उनका भी इंक्लूजन होना काफी ज्यादा जरूरी है अगर ग्राउंड बेसिस पे हमें इसको लगाना है तो। इसके अलावा यहाँ पे इसमें बात एक और बोले। इसके अलावा यहाँ पे बात हो रही है कि जो स्मार्ट सिटीज हैं, जो एसपीवी मॉडल है हमारा, वो हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है उसके साथ अलाइन नहीं है। सो बेसिकली जो गवर्नेंस स्ट्रक्चर है वो हमारा अलाइन नहीं है, जिसकी वजह से जो इम्प्लीमेंटेशन है इन स्कीम्स का वो मुश्किल हो जाता है। मतलब यही हुआ मीनिंग इसका कि 74 अमेंडमेंट क्या बात करता है? 74 टॉक्स अबाउट अर्बन लोकल बॉडीज, म्यूनिसिपैलिटी, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, और 73 पंचायत हो गया। तो जो एसपीवी मॉडल है, स्पेशल पर्पस व्हीकल लेड बाय ब्यूरोक्रेट और एमएनसी के कोई होंगे एग्जीक्यूटिव, इट इज क्रिएटेड अंडर कंपनीज एक्ट रादर देन 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो जो डिसीजन मेकिंग है कि भाई अगर इतना पैसा मिला है तो कहाँ खर्चा करेंगे उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाएंगे, ई गवर्नेंस में खर्चा करेंगे, कहीं और करेंगे, तो ये कौन डिसाइड करेगा? ये एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेट डिसाइड करेंगे कि जो लोकल बॉडीज के जो हेड होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, वो डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो इलेक्टेड होके आते हैं, वो इलेक्शन जीत के आते हैं, उनको मैंडेट मिलता है फ्रॉम द पीपल टू इम्प्लीमेंट सच काइंड ऑफ डिसीजन। लेकिन स्मार्ट सिटी के अंदर में इनको इंक्लूड नहीं किया गया। बहुत छोटा रोल है, लिटिल रोल इन गवर्नेंस स्ट्रक्चर। दैट इज वाई स्मार्ट सिटी में भी इनका रोल बढ़ना चाहिए। एंड इसके अलावा हमने एम किया था कि ये स्कीम इंक्लूसिव होगी सारे लोगों के लिए। बट यहाँ पे जो एग्जांपल्स हमने देखे इससे पता चल रहा है कि एक एक्सक्लूजनरी स्कीम में ये कन्वर्ट होती जा रही है। सो कैसे हम मेक श्योर करेंगे यहाँ पे कि जो फंडिंग दी जा रही है वो इक्विटेबल बेसिस पे शेयर की जा रही है। डिफरेंट डिफरेंट सिटीज हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट है, तो हम मेक श्योर कैसे करेंगे? पहली बात है कि जो टॉप 100 सिटीज है उसके अंदर जो म्यूनिसिपैलिटी है, उनको बोलने हैं कि आप प्लान बनाइए अगले 10 साल 15 साल के लिए, क्या प्रायोरिटी एरियाज है, उसके हिसाब से आपके बजट बनेगा। बजट के हिसाब से आपको फंडिंग मिलेगा स्मार्ट सिटी के अंदर, रादर देन टॉप डाउन में अप्रोच कि स्मार्ट सिटी के हिसाब से आपको सबको मिलेगा 100 करोड़ या कुछ मिलेगा, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि हो सकता है ना 100 करोड़ फॉर कोई छोटे सिटी बहुत बड़ा है, लेकिन 100 करोड़ फॉर चंडीगढ़ बहुत छोटा अमाउंट है। तो ये इशू हो जाता है। तो इसमें बोल सकते हैं कि हर सिटी की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो अपना बजट बनाए, स्मार्ट सिटी बजट, उसके हिसाब से फंड एलोकेट कर सकते हैं और उसको सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं और ऑनलाइन डैशबोर्ड में डाल सकते हैं कि ये सब एरिया में खर्चा हुआ, इतना इम्प्लीमेंट किया। तब उनको कंप्लेंट भी नहीं रहेगा कि ये टॉप डाउन है, उनको बोला गया इन्वेस्ट करने के लिए, उनके हिसाब से इन्वेस्ट होगा। हो सकता है वहाँ पानी की कमी है बहुत ज़्यादा बेंगलुरु में, तो पहला प्रायोरिटी एरिया पानी होगा, वाटर होगा, सेकंड में बाकी सब आता है, सेकंड में ट्रैफिक है बेंगलुरु में, ऐसे करके हो सकता है। चंडीगढ़ में दूसरा समस्या होगा तो जिसको दूसरा किया जाए। ठीक है। Okay, thank you everyone for joining in today. That is all for today. Thank you so much for joining on Sarkari and keep watching.